न्यूज का एक्सरे। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। जैसा कि आपको पता है, रोजाना की तरह आज भी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का एनालिसिस करके, उसकी जांच पड़ताल करके सीधे तौर पर आपके लिए हम एक्सरे रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। और आज की एक्सरे रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं वो हम आपको अब बताते हैं कि आखिरकार आज आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो ये 3 एक्सरे रिपोर्ट्स आप यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रे वाली साजिश की। जी हां, किस तरीके से इस पूरी घटना को, यानी कि बाबा सूरजपाल जाटव किस तरीके से इस पूरी घटना को एक साजिश का रूप देने की कोशिश कर रहा है, ये आपको बताएंगे। दूसरी सबसे बड़ी एक्सरे रिपोर्ट जो है वो हिंदू आस्था पर चोट। बार बार किस तरीके से राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो हिंदू आस्था को टारगेट करते हैं, बार बार उस पर वार करते हैं, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो घाटी में ऑल आउट किस तरीके से, ऑपरेशन ऑल आउट, यानी कि आतंकवादियों का खात्मा करने में किस तरीके से भारतीय सेना जुटी हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसकी भी डिटेल एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं सबसे पहली खबर, यानी कि स्प्रे वाली साजिश, आप समझिए कि किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे हादसे को एक साजिश करार देने की कहानी रची जा रही है। पहला सवाल है कि क्या 121 हत्याएं सुनियोजित थी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो दावा बाबा का वकील कर रहा है वो चौंकाने वाला है। दूसरा सवाल है कि क्या इस मामले को जांच में उलझाने की कोशिश की जा रही है, कि क्या पूरा मामला पुलिस के सामने एक और एंगल देकर पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा सवाल है कि चौपाल में चश्मदीदों ने आखिरकार क्या बताया, जो चश्मदीद उस वक्त वहां मौजूद थे उनकी तरफ से क्या बयान दिए गए हैं, और वो थ्योरी बाबा की वकील की थ्योरी से कितनी मैच करती है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से बाबा का जो भ्रमजाल है वो बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। उसकी कथनी और करनी में सीधे सीधे बड़े अंतर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल सूरजपाल जाटव एक बहुत ही शातिर व्यक्ति है। उसकी कथनी में और उसकी करनी में जमीन और आसमान का अंतर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा वो कहता है वैसा वो करता बिल्कुल भी नहीं है। सत्संग करने से लेकर भगदड़ मचने तक, वहां से फरार होने से लेकर और मीडिया के सामने आने तक, मीडिया के सामने आकर पहला बयान देने तक, एक एक चीज इस बात की इस वक्त गवाही दे रही है कि सूरजपाल जाटव 121 जिंदगियों का सबसे बड़ा कसूरवार है, और वो इसे छुपाने की पुरजोर कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। और वो सिर्फ कसूरवार ही नहीं है, आपको बता दें कि वो मास्टरमाइंड भी है, क्योंकि ये पूरा खेल अब इस पूरी घटना के बाद 121 जिंदगियों की जान चली गई, उसके बाद मास्टरमाइंड कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और बेशक इस पूरे मामले में सियासी गलियारों में इस ढोंगी बाबा पर कोई भी, आप समझिए, कोई भी उंगली उठाने के लिए इस समय तैयार नजर नहीं आ रहा है। हर कोई बाबा के सेवेदारों पर सवाल खड़ा कर रहा है, बाबा के आयोजकों पर सवाल खड़े कर रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बाबा पर उंगली उठाने वाला अभी तक कोई भी सियासी दल सामने नहीं आया है। लेकिन असलियत आप और हम सभी जानते हैं कि असलियत क्या है। इस पूरे वाकये का जिम्मेदार, 121 जिंदगियां जो गई हैं, जो परिवार उजड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? नारायण साकार हरी इतना ज्यादा चालाक है, आपको बता दें कि शक की सुई अपने ऊपर आते ही, यानी कि जैसे बाबा को लगा कि अब उस पर घेरा कसने लगा है, उस पर शिकंजा कसने लगा है, पूरे के पूरे हादसे का अब जिम्मेदार अगर कोई है तो वो अब ये बाबा है। जब उसको ये बात समझ में आने लगी, उसने जांच को भटकाने का एक पूरा प्लान तैयार कर लिया। एक पूरा रोड मैप बाबा ने बकायदा तैयार किया कि कैसे जांच को भटकाना है। इस मामले में अलग अलग थ्योरी लाकर जांच टीम से लेकर सबका ध्यान साजिश की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जांच टीम एक दायरे में जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। पुलिस और न्यायिक आयोग की तरफ से कहा भी गया कि अगर बाबा की भूमिका संदिग्ध होती है तो पूछताछ होगी और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। ये सुनते ही बाबा की जो फड़फड़ाहट है वो देखी गई, और सिर्फ इसीलिए कि वो सेफ हो जाए, वो बच जाए, उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उसमें वो फंसे ना, सब साजिश वाले एंगल में फंस कर रह जाएं, ये जो कोशिश है वो सूरजपाल इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के सामने ऐसे ऐसे एंगल रखे जा रहे हैं कि पुलिस उसमें उलझती हुई नजर आए। आज आपको बता दें
सूरजपाल जाटव का वकील यानी कि एपी सिंह मीडिया के कैमरे पर आता है। अचानक से उसने एक जहरीले स्प्रे का जिक्र कर दिया। आप समझिए कि अभी तक जहरीले स्प्रे का जिक्र जो है इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी जांच पड़ताल में कहीं भी नहीं था। पूरी जांच को स्प्रे की तरफ मोड़ने की एक जो कोशिश है वो की जा रही है और बहुत शातिर तरीके से इसकी कोशिश की जा रही है कि कैसे एक नया एंगल लाया जाए कि स्प्रे था, जहरीला था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। साजिशन कहा जा रहा है। और पहले अब आपको हम सुनवा देते हैं कि बाबा के वकील एपी सिंह ने किस तरीके से इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की, नया एंगल देकर सुनिए। 15-16 युवक बहुत अच्छे मजबूत, हाफ पैंट ज़्यादातर पहने हुए थे, कुछ ब्लैक हाफ पैंट भी पहने हुए थे, ब्लैक थे। तो वो उन्होंने इस तरह से ऐसे पानी की जैसे बोतल पकड़े होते हैं, ऐसे उन्होंने स्प्रे ये पूरा करके रखा, वो हाथ में दबा छुपा रखा था। कोई गमछा भी पहने पकड़े था, कोई कुछ साइज से छुपा रहे, और इसलिए कोई मास्क नहीं लगाए थे। एकदम इस तरह से स्प्रे करते हुए सीधे इस तरह से भागते चले गए और यही क्रम सबने किया। और जिस महिला ने भी एक बार सांस ली वो गिर गई। किसी की क्षमता थी, थोड़े साइड में कोई गिरी, कोई फिर कुचल भी गए, उससे गिरने से कुचले भी हैं, फिर उससे ही मौत हुई। लेकिन मेन कारण यही था कि सांस गला रुधने से हुई है और जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं, इतने इंजर्ड हुए हैं। तो एपी सिंह को सुना आपने कि 6 दिन में यह एंगल अभी तक सामने नहीं आया कि कौन सा स्प्रे, कैसा स्प्रे, जो कि निकलकर सामने आता है अचानक से वकील के द्वारा बताया जा रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि सूरजपाल बहुत बड़े गेम प्लान के साथ इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे कि हम ये बात कह क्यों रहे हैं। आप समझिए, इसके लिए इस ढोंगी बाबा और इसके वकील के बयानों की तह तक जाना होगा कि आखिरकार इतने दिनों के बाद ये बयान कहां से आ रहे हैं। कल 5 दिन बाद, आप सोचिए 5 दिन के बाद ये जो अपने आप को परमात्मा कहते हैं यानी कि सूरजपाल जाटव सामने आया, तो भी पीड़ितों की मौतों पर दुख व्यक्त करने का ढोंग रच रहा था, जो आपने साफ तौर पर कल के उस 2.5 मिनट के वीडियो में देख लिया होगा। और जोर देकर यह भी कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी यहां भी सूरजपाल ने खुद को बेकसूर बता दिया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो वहां पर पहुंचा था, वहां पर उसने भक्तों को कहा कि हमारी चरण रज लीजिए जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। वहां से वो जाता है और उसके बाद ये भगदड़ मचती है, लेकिन उसका कोई वो जिम्मेदार नहीं है। सूरजपाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए साजिश के एंगल को आगे रख दिया। बहुत ही चालाकी के साथ कल भी जब मीडिया से मुखातिब हुआ तो साजिश का एंगल उसने आगे रखा और कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और भगदड़ से अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। अब सवाल यह भी उठा कि उपद्रवी कौन थे तो ये आपके भक्त, आपकी आर्मी जो वहां पर सुरक्षा कर रही थी। सिर्फ ये ढोंगी बाबा ही नहीं, आपको बता दें सूरजपाल की वकील यानी कि एपी सिंह ने भी बाबा को बचाने के लिए जांच को पूरी तरीके से उलझाने का एक षड्यंत्र रचा है। एक नई कहानी पुलिस के सामने, मीडिया के सामने बनाकर पेश कर दी है। आपको यह भी बताएं कि कल जब यूपी पुलिस ने मुख्य सेवादार यानी कि देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी की, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी की गई, तो दूसरी ओर इसे भी मुद्दा बना लिया गया। यानी कि वकील एपी सिंह की तरफ से बड़ी ही चालाकी के साथ इसका भी मुद्दा बनाया गया। इस गिरफ्तारी को सरेंडर में बदलने की पुरजोर कोशिश की गई वकील एपी सिंह की तरफ से। आज भी वो यही बात कहता रहा कि मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि उसने सरेंडर किया है। पुलिस को इस ओर उलझाने का प्रयास किया गया कि वो इस थ्योरी में भी फंसती हुई चली जाए, और ऐसा होगा तो जांच टलती रहेगी, नए नए एंगल जुड़ते रहेंगे और बाबा सेफ साइड अपने आप को बचाने की जो षड्यंत्र, जो प्लान बना रहा है उसमें कामयाब होता रहेगा। और सूरजपाल जाटव रोजाना कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई कहानी इसी तरीके से सामने लाता रहेगा और खुद को सेफ करता रहेगा कि वो इस पूरी घटना का जिम्मेदार नहीं है, उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं वो सही नहीं है, जिसके लिए वो बचाने की कोशिश रोजाना करेगा। नारायण साकार हरि दरअसल खुद को बचाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकता है। आप समझिए, किसी भी स्तर पर वो जा सकता है, जो हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। क्योंकि शुरुआती 5 दिनों में बाबा कहां थे और अचानक से कैसे प्रकट हो गए, वो भी हैरानी की बात है। और इसी वजह से एपी सिंह कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर से सामने आता है। लगातार एपी सिंह मीडिया से बात कर रहा है, अलग अलग कहानियां बता रहा है और इस भगदड़ को साजिश करार देने के लिए जहरीले स्प्रे को छिड़कने का दावा भी करने लगा कुछ ही घंटों के बाद।
ये सारे वो सबूत हैं जो बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मामले की जांच को बाबा से हटाकर उलझाने का एक प्रयास किया जा रहा है ताकि बाबा बच सके। और असलियत कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है जो यहाँ करने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है कि एक कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा यहाँ पर किया जाए। तो इसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है उसे पूरी तरीके से उलझाने की एक जो कोशिश है वो यहाँ पर एपी सिंह जो कि बाबा का वकील है उसकी तरफ से सीधे की जा रही है। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ भटकाने की ये कोशिश है, सिर्फ एपी सिंह की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि इस पूरे मामले में बाबा जो है वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और वो कहीं से भी इस पूरे मामले का दोषी नहीं है, ये बताने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि हमारी टीम ने जांच की, पड़ताल की और 2 केस स्टडीज इस पूरे मामले को लेकर यहां तैयार की गई हैं जो कि हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 2 वो केस स्टडीज क्या हैं। तो सबसे पहली जो केस स्टडी है वो हम आपको बताएंगे कि आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस पूरे मामले को साजिश की एंगल देने की कोशिश की जा रही है जो पहली थ्योरी बताती है। एक नई थ्योरी यहां पर लाई गई जिसमें यह बताया गया कि सूरजपाल इसका जिम्मेदार नहीं है। एपी सिंह एक नई थ्योरी लेकर आता है जो आपने देखा बाबा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये एपी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि बाबा को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और सूरजपाल को बदनाम करने की साजिश आखिरकार कौन कर रहा है, हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं। सत्संग में अगर कार्यक्रम को करने की परमिशन थी, कितने लोग वहां पर आने थे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। पहली थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम का एक मैप बनाया गया था, एक मैप तैयार किया गया था कि आखिरकार एपी सिंह की तरफ से ये तमाम जो कहानियां हैं वो बताई जा रही हैं, हम आपको बता दें। और एक जगह काली और सफेद गाड़ी खड़ी थी। आप सोचिए, एपी सिंह ये बता रहा है जो मौके पर मौजूद नहीं था, चश्मदीदों ने कुछ और बताया, जिनके ऊपर बीती उन्होंने कुछ और बताया। एपी सिंह का दावा है कि 15-16 लोगों के पास में जहरीला स्प्रे था जो कि मीडिया के सामने आकर वो बता रहा है। आगे बढ़ता है और कहता है कि भीड़ की तरफ पूरी प्लानिंग से स्प्रे किया गया। ये एपी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है जो कि बाबा के वकील हैं कि ये स्प्रे किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसी कोई कहानी नहीं बताई है अब तक, आप समझिए, ये सिर्फ बाबा के वकील की ओर से कहा जा रहा है। और भागते हुए पीछे की तरफ से स्प्रे को छिड़का जाता है, यानी कि वकील का ये कहना है कि जब भक्त भाग रहे थे तो स्प्रे सीधे तौर पर किया जाता है। सत्संग में मौत सांस रुकने से होती है, ये वकील का दावा है। 15-16 लोग उसके बाद अपनी गाड़ियों से मौके से भागने लगते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ में ये हत्याएं यहां पर की गई हैं। लेकिन अब आपको हम केस 2 की तरफ लेकर चलते हैं कि केस स्टडी 2 में आखिरकार ये स्टडी क्या कहती है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बात करें तो मरने वालों में 40 से 50 जो साल की महिलाएं थीं, सबसे ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अगर सामने आई है तो वो ज्यादातर मामलों में दम घुटने से मौत की वजह सामने आई है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई और इसी के साथ जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एक शख्स की मौत फेफड़े फटने से भी हुई थी। ये दूसरी केस स्टडी है जो कि पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें सीधे तौर पर दावा किया गया है। तो बाबा के जो वकील हैं यानी कि एपी सिंह अचानक से 2 दिन के भीतर ही वो मीडिया के सामने कई कहानियां लेकर सामने आ चुके हैं, बता चुके हैं कि किस तरीके से ये स्प्रे जो है वो छिड़का जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद न प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया, न पुलिस की ओर से ऐसा कोई बयान आया, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी जहरीले स्प्रे का जिक्र किया गया है। तो सवाल यह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ बरगलाने की कोशिश बाबा के वकील और बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस हादसे को 6 दिन बीत चुके हैं, पुलिस जांच कर रही है, टीमें गठित कर दी गई है, न्यायिक जांच आयोग की टीम भी तफ्तीश कर रही है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये मामला सुलझता नहीं दिख रहा, बल्कि उलझता जा रहा है। महज 6 दिनों में ही हाथरस कांड इतना उलझ चुका है कि इसमें पड़ी गांठें और कसती जा रही हैं। एक तरफ प्रशासन से पीड़ित परिवार अपनों की जान जाने के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूरजपाल जाटव और उसका वकील इस केस को उलझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में स्प्रे वाली साजिश का कार्ड एपी सिंह ने खेल दिया है, लेकिन ऐसी कोई साजिश किसी ने ढोंगी बाबा के खिलाफ रची है या फिर खुद को बचाने के लिए नारायण साकार हरि ऐसी साजिश रच रहा है। इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम ने 2 जुलाई को उस सत्संग में मौजूद कुछ लोगों से बात की। उन्होंने जो हमें बताया वो स्प्रे थ्योरी से बिल्कुल अलग मिला।
जैसे भूत आते हैं किसी पे को अपना खेल रही थी तो बाबा जी बोले कि चिंता मत करो, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे चरणों की रज लेके जाना, सब ठीक हो जाओगे। फिर बाबा जी जब गए उनका काफिला झुके रज लेने के लिए, प्रेशर में भीड़ की में दबते चले गए, धक्का मुक्की होते होते ये घटना हो गई। साफ है इस ढोंगी बाबा को ये समझ आ चुका है कि वो फंस चुका है। ज्यादा दिन तक वो भाग नहीं सकता, खुद को पाक साफ नहीं दिखा सकता, क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे हैं और उसके वकील की जुबान कुछ और कह रही है। तो साफ है कि 100 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं इस पूरे मामले में, उससे पल्ला झाड़ता हुआ ये बाबा इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करेंगे न्यायिक आयोग की। हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम वहां के कुछ लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और आज जांच का दूसरा दिन है जब आयोग की टीम पूछताछ कर रही है। आयोग की टीम हादसे के बाद सुलग रहे कई सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है कि उनके जवाब सीधे तौर पर इस रिपोर्ट में लिखने होंगे और देश को बताना होगा, ये समझाना होगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। न्याय आयोग की टीम हादसे को लेकर जनता की राय भी जानना चाहती है। टीम हर उस एंगल से जांच कर रही है जो इस हादसे का कारण हो सकता है या इस हादसे का कारण बना होगा। कोई एंगल ये टीम छोड़ना नहीं चाहती है। इस टीम की कोशिश है कि इस पूरे मामले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिरकार असल वजह इस पूरी भगदड़ की क्या रही है। लोगों से ये पूछताछ इसलिए भी हो रही है क्योंकि हादसे के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। हर किसी के जहन में 100 सवाल हैं इस बाबा को लेकर भी। कैसे नारायण साकार हरि के प्रवचन के बाद ये हड़कंप मचा, उसने क्या ऐसा कहा जिसके बाद लोगों की भगदड़ मच गई। प्रवचन के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। लोगों ने आप देखा ना ताब, सिर्फ वो तेजी के साथ भागने लगे। वहीं सवाल ये भी है कि हादसे के लिए नारायण साकार हरि कितने जिम्मेदार हैं, जो कि हर किसी के जहन में है। उनके भक्त भी पूछ रहे हैं और आज पूछताछ में न्यायिक आयोग की टीम को अपने सवालों में क्या जवाब मिले और आगे ये जांच कैसे कैसे बढ़ रही है और कौन कौन से एंगल्स पर जांच की जाएगी। सुनिए इस टीम के अफसर की जुबानी कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है और अभी तक ये जांच कहां पहुंची है। सुनिए। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुएवर ही में भी। तो जांच आयोग की टीम की जांच कहां पहुंची है वो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाएंगे, एक्सरे रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाबा के प्रवचन की पूरी प्लानिंग होती थी, पूरी लिस्ट तैयार होती थी, किसकी भूमिका क्या होगी, कितने लोग शामिल होंगे, सभी के सेवादारों के कार्ड्स बनते थे। इसकी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है, ग्राउंड से भी रिपोर्ट हमने कलेक्ट की है। आप देखिए इस रिपोर्ट में एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि क्या सूरजपाल जाटव को नहीं पता था कि हाथरस में सत्संग में कितनी भीड़ उमड़ने वाली है। ये सवाल बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर इस भीड़ का अनुमान था तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई, और अगर अनुमान नहीं था तो कार्यक्रम हुआ कैसे। अगर सत्संग में भीड़ का सही अनुमान होता तो वो 121 जिंदगियां अपने परिवार के साथ हंस खेल रही होती। कहा यह भी जा रहा है कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग सत्संग में पहुंच गए, लेकिन ये बात तार्किक बिल्कुल भी नहीं है। इसी से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज भी हमारी टीम के हाथ लगे हैं जो ये बताते हैं कि ढोंगी बाबा को अपने किसी भी कार्यक्रम की A to Z जानकारी होती थी। ये डायरी है जो हमें सूरजपाल जाटव के कासगंज वाले आश्रम से मिली, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि यूपी के कन्नौज में 6 अगस्त को एक सत्संग होने जा रहा था और इस कार्यक्रम की एक एक डिटेल इस डायरी में हमें मिली। टेंट कितने फीट ऊंचा है, कितने गेट होंगे, कितने सेवादार होंगे, सभी चीजों का पूरा ब्यौरा इस डायरी में है। ये टेंट हाउस है जहां से पूरे सत्संग को मैनेज किया जाता था और उसी टेंट हाउस में हमें एक डायरी मिली है। ये डायरी में देखिए बाबा के अगले कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा लिखा है। तो यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि हाथरस में भीड़ की जानकारी सूरजपाल जाटव को नहीं थी। ये सरासर झूठ है, जांच को दिशाहीन करने का प्लान है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये पूरी डायरी मेंटेन की जाती थी, लेकिन अब आपको हम इतिहास में लेकर चलते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक इतिहास में क्या कुछ हुआ है।
तो देखिए, अब हम इतिहास में आ चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इतिहास में हुआ। सबसे पहला सवाल, सूरजपाल के साथ बैठी वो महिला कौन थी, जिसको लेकर हर एक के जहन में यहां पर सवाल है कि आखिरकार वो महिला कौन है जो सूरजपाल के साथ हर पिक्चर में दिखाई देती है। शुरुआत में महिला सूरजपाल की मामी बताई गई थी, जो शुरुआती दौर में निकलकर जानकारियां मिली थी, लेकिन सिंहासन में बगल में बैठी महिला, आपको बता दें, दरअसल वो सूरजपाल की पत्नी है जो उसके साथ सिंहासन पर बैठती है। सूरजपाल जाटव की पत्नी का नाम प्रेमवती है, जिसकी भी भूमिका इसमें सामने आ रही है। 1968 में सूरजपाल और प्रेमवती की शादी हुई थी, इनका विवाह हुआ था। सूरजपाल का ससुराल एटा का एक गांव है, जहां पर उस गांव में इनकी शादी हुई और ससुराल वहीं पर बताया जाता है। साथ ही शादी के 5 साल के बाद सूरजपाल की पुलिस में नौकरी लगी थी, यानी कि 5 साल शादी के हुए उस वैसे ही पुलिस में नौकरी लगी। गांव में प्रेमवती के भाई मेवाराम भी रहते थे, जिस तरीके की जानकारियां परिवार को लेकर सामने आ रही है। मेवाराम का आम का बाग है और खेती करते हैं, जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड हम आपको बता रहे हैं। फसल काटने के लिए बाबा के सेवादार वहां पर पहुंचते हैं और सेवादार गाड़ियों में फसल रखकर लेकर भी चले जाते हैं। ये जो परिवार की जानकारी है वो यहां पर मिल रही है। तो इतिहास आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ये पूरा इतिहास यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आखिरकार अभी तक इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुंची है, ये हम आपको लेकर चलते हैं। और अब हम सीधे आपको वर्तमान बताएंगे कि आखिरकार वर्तमान में अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए, मुख्य आरोपी देव प्रकाश समेत कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी है। इसी के साथ 3 सदस्यीय न्याय आयोग की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो कि वहीं पर मौजूद है। सत्संग सभा के लिए फंडिंग की जांच भी यहां पर की जा रही है और हाथरस में 36 लोगों के बयान अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आयोग की टीम जांच पड़ताल के बाद हाथरस से रवाना भी हो चुकी है, लेकिन आयोग की ओर से कहा गया कि वो दोबारा भी यहां पर आ सकते हैं, इसकी पड़ताल कर सकते हैं पूरे मामले की। तो पूरी रिपोर्ट्स यहां पर तैयार कर ली गई हैं। आपको हमने बताया कि किस तरीके से जांच आयोग की टीम अब वहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन भविष्य में आप समझिए कि भविष्य में आखिरकार क्या कुछ हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। और सीधे आपको अब हम लिए चलते हैं भविष्य में। तो भविष्य में हम आ चुके हैं और अब आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है। सूरजपाल जाटव को नोटिस दिया जा सकता है उससे पूछताछ के लिए। सूरजपाल जाटव का बयान भी इस पूरे मामले में दर्ज किया जा सकता है, ये आपको हम बता रहे हैं, भविष्य की बातें। हाथरस हादसे में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं सेवादारों से पूछताछ के बाद। और वकील एपी सिंह के स्प्रे वाले दावे की जांच पुलिस कर सकती है, क्योंकि दावा पुरजोर तरीके से वकील ने किया है। दावा सही मिलने पर जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें वर्तमान में हो सकती हैं और सामने आ सकता है कि इस पूरे मामले में और भी कई नाम जो हैं वो यहाँ पर सामने आए। तो आपने देखा कि बाबा किस तरीके से ये भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। जो सवाल हमने एक्सरे रिपोर्ट में पूछे थे, एक एक के जवाब हमने यहाँ पर दिए हैं। ये वो 3 सवाल थे, आपने रिपोर्ट्स के जरिए देखा कि किस तरीके से इन सवालों के जवाब यहाँ पर मिलते हुए नजर आए। इसी के साथ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम रुख करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सनातन का जो अपमान है वो यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हिंदू आस्था पर चोट, ये पूरी खबर, तीनों सवाल हैं जो हम आपको बता दें, जो हमने तैयार किए कि हिंदू पर बार बार हमला आखिरकार क्यों किया जा रहा है। ये सवाल उठ रहा है और लंबे समय से उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष और विपक्षी नेता हिंदुओं को लगातार टारगेट करते हैं। रामलला विराजमान सियासी आंदोलन क्यों? रामलला को लेकर सवाल उठाए गए। आपने देखा कि किस तरीके से राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए गए और अब राम मंदिर आंदोलन को सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है, उस पर प्रहार किया जा रहा है। नुपुर ने राहुल को कैसे आईना दिखाया, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सब बात सीधे तौर पर यही कि सनातन पर कितनी बार और कब कब प्रहार किया जाएगा, जिस तरीके से बार बार सनातन का अपमान किया जाता है। दरअसल अब आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इनका नाता सनातन का अपमान करने से पुराना रहा है। राहुल गांधी ने पहले संसद में खड़े होकर हिंदुओं को हिंसक बताया, आप सभी ने सुना, देश में बवाल मचा, और अब हिंदू आस्था पर राहुल गांधी ने प्रहार किया है। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ गई हैं, जाहिर है राहुल गांधी की सीटें बढ़ी, इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ी और इसी के साथ कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हो गए, जो कि दिखाई भी दे रहा है।
विपक्ष का हिंदू विरोधी चेहरा खुलकर सामने आने लगा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एक एक फिर से हिंदू आस्था पर चोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल कल गुजरात में मौजूद थे। अपने भाषण के दौरान राहुल ने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या में बीजेपी को हराकर इंडी गठबंधन ने आडवाणी द्वारा शुरू किए गए राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है। आप सोचिए, कहां बीजेपी से लड़ाई लड़ते लड़ते राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। यह बयान राहुल ने दिया। बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस और सपा पर राम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब राहुल गांधी खुलकर इस बात का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को नहीं हराया बल्कि राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी जो आरोप लगाती रही है, सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी उस पर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो राहुल का बयान आपने सुना। चाहे वो संसद हो या फिर उनकी कोई चुनावी सभा, वो बाज नहीं आते हैं राम मंदिर या फिर राम भक्तों का जिस तरीके से कहा जा रहा अनादर करने या सवाल उठाने से। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने अयोध्या में बीजेपी को नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है। ये दावा राहुल का है, लेकिन शायद राहुल गांधी को ना तो आंदोलन का मतलब पता है और ना ही अयोध्या की हकीकत से राहुल गांधी वाकिफ हैं। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने राम मंदिर बनाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन शायद राहुल को नहीं पता इस आंदोलन से लाखों राम भक्त जुड़े थे, उनकी भावनाएं जुड़ी थी। रामलला की स्थापना के लिए कई राम भक्तों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी है, अपना जीवन लगा दिया इस आंदोलन में। दरअसल 25 सितंबर 1990 को शुरू हुआ लाल कृष्ण आडवाणी का आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ है। जी हां, इस आंदोलन का मकसद राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का था, जो कि 22 तारीख को पूरा हुआ, जिसे बीजेपी ने सालों की मेहनत, सालों का संघर्ष और प्रभु श्री राम में आस्था के दम पर पूरा किया, ये दावा किया। यानी जो आंदोलन शुरू हुआ और सफलता के साथ पूरा हुआ, ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी किस आंदोलन से जीतने की बात कर रहे हैं, कि कौन से आंदोलन को राहुल ने हरा दिया। सवाल ये कि आखिर कब तक राम मंदिर पर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकता रहेगा। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या एक खास वोट बैंक को साधने के लिए ही राहुल गांधी बार बार सनातनियों की आस्था पर चोट करते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। इंडी गठबंधन ने दरअसल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर अपनी जीत दर्ज की, जो सबने देखा, जिसके बाद से इसी एक जीत के बाद बार बार ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि विपक्ष ने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया है। विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में जाकर हर जगह ये भ्रम फैलाने में जुटे हैं कि बीजेपी अयोध्या में हार चुकी है। लेकिन आज हम आपको कुछ आंकड़े ऐसे बताएंगे जिससे ये साबित होगा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सिर्फ फैजाबाद की सीट हारी है। आप इसका फर्क समझिएगा। अयोध्या आज भी बीजेपी का ही गढ़ है। जो गलतफहमी है विपक्षी दलों की, वो दूर हो जाएगी शायद। कई मुद्दों और क्षेत्र में आज भी बीजेपी का दबदबा कायम रहा है। जो देखने को मिला है ये हम आपको सीधे तौर पर बताने की कोशिश करेंगे कुछ आंकड़ों के जरिए। लेकिन राहुल गांधी जो बार बार सनातन धर्म, हिंदू, राम मंदिर, लगातार ऐसे बयान वो संसद में देते रहे, लोकसभा के पूरे इलेक्शन में देते रहे, लेकिन जीत जिस तरीके से आगे बढ़ी और सीटों में इजाफा हुआ, उसके बाद भी राहुल गांधी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। सवाल यही है कि कब तक हिंदू आस्था पर प्रहार करते रहेंगे राहुल गांधी। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने सनातन को गाली देने की जो मुहिम छेड़ी थी, वो लोकसभा चुनाव के बाद भी बदस्तूर जारी है। इस बार सनातन विरोधी इंडी खेमे को खुद राहुल गांधी लीड कर रहे हैं।
कल तक जो मंदिर मंदिर घूमकर खुद को सनातनी बता रहे थे, वो आज सनातन विरोधी चोला ओढ़ चुके हैं। कभी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, तो कभी राम मंदिर आंदोलन को हराने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट की, तो संत समाज नाराज हो उठा और राहुल को एक कंफ्यूज नेता बता दिया। आप राहुल गांधी खुद कंफ्यूज हैं। एक बार संसद में बोलते हैं कि हिंदू जो है हिंदू हिंसा करता है, तो हिंसा करता है भाई, फिर उसके बाद कहते हैं भाई बीजेपी को मैंने बोला, हिंदुओं को नहीं बोला। यानी बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं है, आरएसएस का मतलब हिंदू नहीं है। लेकिन यहां तो राम मंदिर आंदोलन को से बीजेपी को जोड़ रहे हो। इनको ये समझना होगा कि राम मंदिर आंदोलन भाजपा का नहीं था भाई, वो पूरे देश का एक जन आंदोलन था। पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई और अब राम मंदिर आंदोलन को हराने का दावा विपक्ष के सियासी एजेंडे की पोल खोल रहा है। बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, उसे राहुल अपने बयानों से सही साबित करने में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी और ये तमाम जो विपक्षी दल हैं वो राम विरोधी हैं, और राहुल गांधी बार बार ये बयान देते हैं। लेकिन बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े आरोप इस बयान के बाद लगाए। सुनिए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। जिस मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ श्री राम का भव्य मंदिर वहां स्थापित हुआ, उसकी टीस उनके उस आचरण में उभर कर सामने आ रही। यदि आप अपने को शिव भक्त कहते हैं, तो भगवान शंकर ने भी भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमणम शमनम भवताप व्याकुलता ही जन्म बाकायदा स्तुति गाई। और आप श्री राम के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं? अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी भक्ति श्री राम की भक्ति नहीं है। शिव का भक्त तो राम के विरोधी भी थे। आप स्वयं समझ लीजिए आपकी भक्ति किस स्तर की है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमने 2 केस स्टडीज तैयार की हैं। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में ये दोनों केस स्टडीज क्या है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पहली केस स्टडी पर नजर डालिए, जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। इंडी गठबंधन ने फैजाबाद सीट जीती, ये सच्चाई है, हर कोई जानता है। और इस जीत से विपक्ष में एक खुशी की लहर दौड़ गई, एक आत्मविश्वास बढ़ा। खुद को अयोध्या जीतने वाला विपक्ष की ओर से बताया गया और बार बार पूरे देश में बताया जा रहा है। पहले विपक्ष ने अयोध्या से किनारा कर लिया था, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि विपक्ष कभी भी अयोध्या या राम मंदिर का जिक्र अच्छे भाव में करता नजर नहीं आया। राहुल ने संसद में हिंदुओं को हिंसक बताया। इसी के बाद श्री राम के मुकाबले जय अवधेश के नारे भी राहुल गांधी ने लगवाए। राहुल राम मंदिर आंदोलन को हराने की बात भी कर रहे हैं। ये पहली केस स्टडी, पहली थ्योरी आप समझिए। और अब रुक करते हैं हम दूसरी केस स्टडी का, जो कि ये बताती है कि कैसे बीजेपी का दबदबा अब भी कायम है। गठबंधन ने फैजाबाद सीट जीती, ये सच है। अयोध्या विधानसभा सीट की बात करें तो इस पर आज भी बीजेपी का कब्जा है, बरकरार है। 2022 विधानसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी ने यह सीट हासिल की थी। फैजाबाद की 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा अब भी बरकरार है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 5 सीटों पर जीती थी और अपना परचम लहराया था। अयोध्या के निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी के गिरीश पति त्रिपाठी अयोध्या के मेयर हैं। तो ये 2 स्टडीज आपने देखी कि एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से ये दावा किया जा रहा है, बार बार अयोध्या को लेकर एक नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी ओर अयोध्या क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का दबदबा और कब्जा रहा है। ये शायद राहुल गांधी भूलते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान जिस तरीके से सामने आए, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, सनातन का अपमान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसे लेकर देश में गुस्सा रहा। जिसके बाद हिंदू संगठनों और साधु संतों ने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई। लेकिन अब नुपुर शर्मा ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्हें आईना दिखा दिया है। एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए नुपुर शर्मा ने खुलकर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी इस मामले पर। नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे उन्होंने खुद में महसूस किया है।
हमेशा ही हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है। ये नुपुर शर्मा के बयान है। उन्होंने अपनी बात करते हुए कहा कि अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा के घेरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अगर हिंदू हिंसक होता तो ऐसा नहीं होता। ये नुपुर शर्मा की ओर से दावा किया गया है। नुपुर शर्मा ने ये बड़ी बातें इस पूरे मामले को लेकर कही हैं, बिना नाम लिए राहुल गांधी पर सवाल उठाती हुई नजर आई हैं। क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। तुम करो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। तो नुपुर शर्मा को सुना आपने, और हिंदू आस्था पर कब तक ऐसे ही चोट, ऐसे ही प्रहार होता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो 3 सवाल थे उसके जवाब हमने एक एक करके एक्सरे रिपोर्ट्स के जरिए आपको यहां पर दे दिए हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वो 3 सवाल थे जिनके जवाब हमने आपको दिए, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम घाटी की। जो हमारी तीसरी एक्सरे रिपोर्ट है वो हम आपको यहां पर दिखाएंगे। आपने देखा ये 3 सवाल यहां पर हैं। राजौरी में कैसे बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है ये हम आपको बताएंगे एक्सरे रिपोर्ट के जरिए। लगातार क्यों आतंकी हमले घाटी में बढ़ रहे हैं, कौन एक बार फिर से साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ, और घाटी को कौन आखिरकार करना चाहता है अशांत। शांत घाटी में अशांति फैलाने की जो कोशिश है वो यहाँ कौन करता हुआ नजर आ रहा है, यह हम आपको बताएंगे रिपोर्ट्स के जरिए। ये भी आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों को नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में हुए एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों से ये मुठभेड़ कुलगाम के मोदरगाम और चिनीगाम गांवों में हुई है। 2 आतंकी मादरगाम और बाकी 4 आतंकी चिनीगाम में ढेर कर दिए गए भारतीय सेना की ओर से, और अभी भी इन इलाकों में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, सफाया जारी है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आतंकवादियों के खिलाफ यह अभियान ऐसे दिन हो रहा है जब खराब मौसम के कारण अमरनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, और इस बीच ये जो पूरी कार्रवाई है यहाँ की जा रही है। तो इधर जम्मू के राजौरी में आपने देखा कि सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, यानी कि जो घात लगाए बैठे आतंकी थे उन्हें ढेर किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी आतंकवादियों की नापाक हरकतें देखी गई थी। मंजाकोट इलाके में दरअसल आतंकियों ने सुबह एक आर्मी कैंप पर हमला बोला। यह हमला सुबह करीब 4 बजे का बताया गया है, और दोनों ओर से काफी देर तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मौके का फायदा उठाकर आतंकी जंगल में भाग खड़े हुए और वहां पर छुप गए, जिनकी तलाश में इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जो कि सेना के जवान इन्हें इनके बिल से निकालते हुए इस समय नजर आ रहे हैं और ढेर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों द्वारा आतंकी एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। भारतीय सेना के कैंप पर आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई, जिसे तैनात संतरी ने विफल कर दिया। बता दें कि उसमें भारतीय सेना का एक संतरी जरूर घायल हुआ, लेकिन आतंकियों को वापस धकेल दिया गया। अब पूरे इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उस आतंकी गुट को मार गिराया जाए जिसने भारतीय सेना के कैंप पर हमले की कोशिश की। लगातार राजौरी और पुंछ में बड़ी आतंकी घटनाओं को पाकिस्तानी आतंकी अंजाम दे रहे हैं और लगातार इस इलाके में एक्टिव हैं। तो गुरसिमरन की रिपोर्ट आपने देखी कि सेना के जवान किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, और इस मामले पर भी हमारी टीम ने रिसर्च की है और 2 केस स्टडीज हमने यहाँ पर बनाई हैं कि आखिरकार कैसे ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पहली केस स्टडी हम आपको समझा देते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुलगाम में आपको दरअसल बताएं कि कल 4 आतंकी ढेर कर दिए गए, उनका नामोनिशान मिटा दिया गया, और आज भी 2 आतंकियों को भारतीय सेना के वीर जवानों ने ढेर किया है। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर अब भी मिल रही है, और ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों की शहादत भी हुई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और अब
केस स्टडी 2 की बात करते हैं कि जिसमें किस तरीके से इन आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। दरअसल राजौरी में सेना के कैंप पर फायरिंग की गई। आतंकी हमले में एक जवान बुरी तरीके से जख्मी हुए और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग खड़े होते हैं। मजाकोट इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही है। घने जंगल में यह सर्च ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है, जिसकी तस्वीरें भी पूरे दिन आपने यहां पर देखी हैं कि किस तरीके से आपको बता दें कि ये जो आतंकी ऑपरेशन है वो जारी है और पल पल की अपडेट उस पर हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आज एक और खास तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसकी बात करना जरूरी है, जो हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, जिसको लेकर इस समय लाखों करोड़ों के जो भक्त हैं वो पहुंचते हुए इस यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी खूबसूरती कितनी है, क्या तैयारियां हैं, वो भी हम आपको सीधे तौर पर बताएंगे और समझाने की कोशिश यहां पर करेंगे कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 53 साल के बाद ये यात्रा 2 दिनों की हो रही है। आप समझिए उल्लास लोगों का कितना बढ़ेगा। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर सवार हो चुके हैं और भीड़ आप यहाँ देख पा रहे हैं भगवान के भक्तों की, उनके दर्शन पाने के लिए, यात्रा में शामिल होने के लिए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले जो रस्में थी वो पूरी कर ली गई हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा करीब दोपहर 2:30 बजे अपने अपने रथ पर विराजमान भी हो चुके हैं और वो नजारा देश के सामने भी आ चुका है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि स्नान पूर्णिमा पर अधिक स्नान करने के कारण देवता बीमार हो जाते हैं और इसीलिए अंदर ही रहते हैं। नव यौवन दर्शन से पहले पुजारी नेत्र उत्सव नामक विशेष एक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें देवताओं की आंखों की पुतलियों को नए सिरे से रंगा जाता है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों की जो भारी भीड़ है वो पुरी में उमड़ पड़ी है, जिसका जो साक्ष्य है वो समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यात्रा के बीच में जिंदगी की अहमियत समझी गई और वहां से एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता दिया गया, क्योंकि इस यात्रा में हजारों की तादाद में लोग नहीं होते हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। लेकिन ये तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से जीवन की जो सुरक्षा है वो भी जरूरी है और जिसके मायने आपने यहाँ देखे भी, जो जगन्नाथ यात्रा में देखे गए। तो फिलहाल आज के लिए इन तमाम बड़ी खबरों की एक्सरे रिपोर्ट्स हमने आप तक पहुंचाई। ऐसे ही तमाम जानकारी आपको हम रोजाना 8 बजे देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ